हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 गाला असाइनमेंट 2026 विषय विज्ञान का पेपर नंबर 1 विभाग नंबर डी के प्रश्नों के उत्तर एकदम आसान भाषा में आपके सामने पेशकश करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। 5 बिलियन है, ए बी सी डी और ई, उसको सार्वत्रिक सूचक के द्वारा जांच किया जाता है तो पीएच का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 है तो कौन सा बिलियन, राइट, ये कहानी है। देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कौन सा बिलियन उदासीन होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, बिलियन डी उदासीन होगा, कारण कि इसके पीएच का मान कितना है 7। ये रहा डी, तो 1 2 3 7 यानी डी। जब बिलियन की पीएच का मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक और 7 हो तो उदासीन। दूसरा क्वेश्चन, प्रबल क्षारीय, क्षारीय मतलब बेसिक कौन है, तो मैंने बोला 7 से ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा कौन है 11। 7 से ज्यादा में सबसे ज्यादा कौन है 11, क्योंकि 1 और 4 तो 7 से कम है, ये तो एसिडिक होगा। तो 7 से ज्यादा 11 है, तो 11 मतलब ए बी सी, ठीक है। तो क्षार के पीएच का मान 7 से 14 होता है। जो क्षार होता है बेस, उसका पीएच का मान 7 से 14 होता है, जिसमें पीएच के मान 11 का बिलियन प्रबल क्षारीय होगा, अर्थात बिलियन सी। नेक्स्ट, प्रबल एसिड, एसिड यानी प्रबल यानी ज्यादा, तो 7 से जितना कम होंगे एसिड उतना बढ़ेगा। तो यहाँ 7 से कम 4 है, यानी इसमें एसिड ज्यादा है, बट उससे भी कम 1 है, तो सबसे ज्यादा 1 में होगा। तो एसिड पीएच का मान 1 से 7 होता है और पीएच के मान 1, यह प्रबल एसिड है, अर्थात बिलियन बी यह अधिक प्रबल एसिडिक है। तो एक कौन है भैया, एक तुम्हारा बिलियन बी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन और एक और पूछा है इसी में। पीएच के मूल्य के आधार पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को चढ़ते क्रम में लिखो। चढ़ते क्रम में मतलब बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर एक चढ़ते क्रम में है। देखो सबसे ज्यादा 1 है, फिर उससे कम 4, उससे कम 7, उससे कम 9, उससे कम 11, मतलब 1 यानी पावरफुल एसिड। इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम, तो ये चढ़ते क्रम में है। तो 11 तुम्हारा क्या है विद्यार्थी मित्रों, आप चेक कर लेना। 11 जो है तुम्हारा सी है, 9 तुम्हारा ई है, 7 तुम्हारा डी है, 4 तुम्हारा ए है और 1 तुम्हारा बी है। इसके हिसाब से आपका ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो विभाग नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। आगे चले, क्वेश्चन 48, मस्त क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताओ। सबसे पहले निर्माण यानी बनावट, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो, जिप्सम को लो 373 केल्विन तापमान पर गर्म करो, जिप्सम अपने जल के अणुओं का त्याग कर देगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देगी। बोलो, निर्माण एकदम आसान है ना। आप जिप्सम लो, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करो, तो जिप्सम में जो पानी के अणु है ना वो गायब हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर से उड़ जाएंगे ऐसा, और जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका समीकरण जानो, देखो ध्यान से। CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम है, इसको 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O और प्लस 3H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो कि यहां पानी का प्रमाण कितना है 2 और यहां 1/2 यानी आधा हो गया, आधा यानी समझो 2 में 1 और 1 और 1 में 0.5, 0.5, इधर भी 0.5 और 0.5, तो ये 1/2 है ना, ये 0.5 है। सोचो इतना वाटर था 2 भाग का, तो ये सब गायब हो गया, सिर्फ आधा बचा। इसीलिए बोलते हैं जिप्सम अपने जल के अणुओं का त्याग करती है। क्या करती है, त्याग करती है। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा, राइट। आगे चलते हैं। नोट, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी
हाइड्रेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 1/2 H2O, इसमें पानी मिलाओ। पानी कितना मिलाएंगे? 1 सही 1/2। क्यों मिलाएंगे 1 सही 1/2? बता रहा हूं, देखो ये तीनों, ये पानी, जिप्सम इन जल के अणुओं का त्याग कर दी, सिर्फ 1/2 भाग बचा था। तो 0.5 0.5 0.5 का मतलब क्या होता है? डेढ़। डेढ़ मतलब ये 1.5 होता है। अब 1 सही 1/2 का मतलब भी क्या होता है? 2 1 कम 2, और 2 में 1 जोड़ दो 3। अब 3/2 का भाग करोगे ना तो 1.5 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से, राइट, इस तरह से 1 सही 1/2 इसमें पानी मिलाएंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, क्योंकि इतने ही जल के अणुओं का वो त्याग की थी। जब इतना ही जल का प्रमाण इसमें मिलाओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतना ही जल वापस से मिलाओगे, फिर से जिप्सम, जिप्सम को गर्म करोगे तो फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऐसे। उपयोग जानो। बांध काम में उपयोगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम चलते हैं, बिल्डिंग विल्डिंग बनते हैं, वहां हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 48, राइट। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट 49 में ए, अंतर साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट, साबुन क्या है? इसमें हाइड्रोकार्बन सिंगल बोर्ड COONA क्रियाशील समूह होता है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बोर्ड COONA, और इसमें हाइड्रोकार्बन सिंगल बोर्ड SO3Na क्रियाशील समूह आया हुआ है। साबुन कठोर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, झाग उत्पन्न करेगा, और डिटर्जेंट कठोर पानी और मृदु पानी दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा और झाग उत्पन्न करेगा। ठीक है, वर्तमान समय में इसका उपयोग कम होता है साबुन का, वर्तमान समय में डिटर्जेंट का उपयोग ज्यादा होता है। इसका निर्माण वसा और तेल और क्षार से, यानी साबुन वसा तेल क्षार से बनता है, और डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है। इसका निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद से होता है। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारा अंतर है, अच्छे से आप इसको याद कर लेना। आगे चलते, इसी में बी है, नीचे दिए गए संयोजन के लिए क्रियाशील समूह का नाम लिखो, क्रियाशील समूह का सूत्र लिखो। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉल में क्रियाशील समूह कौन सा है? अल्कोहल, इसका सूत्र सिंगल बोर्ड OH। और प्रोपेनॉन में क्रियाशील समूह क्या है? कीटोन, इसका डबल बॉन्ड CO। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखते, क्वेश्चन 50 ए, लसिका पर टिप्पणी लिखो। क्या है लसिका? यह रंगहीन हल्के पीले रंग का एक पदार्थ है जिसका कोई रंग नहीं होता। यह हमारे रक्त के समान है, जितना हमारे शरीर में रक्त उपयोगी है उतना ही लसिका उपयोगी है। इसका कार्य ऊतकों को पोषण देता है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, शरीर को सुरक्षा देता है, वसा का अवशोषण करता है, और रुधिर का नियंत्रण करता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, राइट। नेक्स्ट बी, उच्च कक्षा के वनस्पतियों में परिवहन तंत्र के लिए जो घटक है उनके कार्य बताना है। तो वनस्पति, जैसे हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन धमनी और शिरा के द्वारा होता है, वैसे वनस्पति में जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। धमनी और शिरा, यही इनका जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाइलम। जाइलम क्या है? वनस्पति में जड़ के द्वारा जमीन में से किए गए पानी और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाला परिवहन। जैसे वनस्पति का जड़ है, वह जमीन के अंदर से खनिज लवण और पानी का शोषण करेगा, और जड़ की सहायता से ये खनिज लवण पानी वनस्पति के विभिन्न अंगों तक पहुंचेंगे। ये जाइलम है। फ्लोएम में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपज, अर्थात पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिन पदार्थ का निर्माण होता है पत्तियों द्वारा, यानी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके जिन पदार्थों का निर्माण करती हैं, जिन उपजों का निर्माण करती हैं, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, वह ग्लूकोज पत्तियों से पौधों के अलग अलग भागों तक अगर परिवहन करता है तो फ्लोएम के द्वारा करता है। यानी जड़ के द्वारा खनिज लवण और पानी का अलग वनस्पति के विभिन्न भागों तक पहुंचना अर्थात जाइलम, और पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के बाद जो ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिससे वनस्पति का वृद्धि विकास होगा, उन पत्तियों की सहायता से शरीर वनस्पति के विभिन्न अंगों तक उस ग्लूकोज का परिवहन होना अर्थात फ्लोएम। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर बी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
51 अंतर, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना है। तो पहला स्वयंपोषी और विषमपोषी, ये अपना खुराक स्वयं बनाते, स्वयंपोषी अपना खुराक स्वयं बनाएंगे, विषमपोषी खुराक के लिए दूसरों के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, स्वयंपोषी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। हरे पेड़ पौधे कुछ शैवाल ये स्वयंपोषी हैं और मानव शेर ये क्या है, विषमपोषी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा प्यारा सा अंतर स्वयंपोषी और विषमपोषी। आगे मूत्रपिंड नलिका की आकृति और उसका नाम निर्देशन करो। ये मूत्रपिंड नलिका है, राइट। ये जो है संग्राहक वाहिनी है, राइट। ये दिख रहा है, ये जो वृक्क धमनी, ये है सिरा का शिखा वृक्क का, और ये जो है वृक्क की धमनी का शाखा, ये है बोमन संपुट कोशिका गुच्छ, और ये है वृक्काणु का भाग। ठीक है, इस तरह से नलिका आकार का। तो आकृति तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट, लघु दृष्टि दोष मायोपिया अर्थात क्या, उसका निवारण आकृति के साथ समझाओ। सबसे पहले ये जो आकृति आपके समक्ष है, ये लघु दृष्टि दोष की आकृति है, आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले लघु दृष्टि दोष की परिभाषा जानो। जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखे और दूर की वस्तु, राइट, स्पष्ट ना दिखे, तो उस व्यक्ति को जो दोष है उसे बोलते हैं लघु दृष्टि दोष। लघु दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखेगा बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति के आंख का दूर अनंत अंतर से खींचकर आंख के पास आता है, दूर बिंदु। ऐसे दोष में व्यक्ति के आंख का जो दूर बिंदु है ना, दूर बिंदु, व्यक्ति के आंख का जो दूर बिंदु है वह अनंत अंतर से खींचकर कहाँ आ जाता है, आंख के पास। इसीलिए व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, राइट। कारण क्या है, आंख के लेंस का वक्रता केंद्र बढ़ता है। ये दोष कब होता है, जब व्यक्ति के आंख के लेंस का वक्रता केंद्र बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्रपटल यानी रेटिना और आंख के लेंस के बीच का अंतर बढ़ जाएगा, यानी रेटिना और आंख के लेंस के बीच का अंतर बढ़ेगा तब। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो योग्य केंद्र लंबाई वाले अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये निवारण की आकृति है, राइट। ये आकृति जो है ना विद्यार्थी मित्रों, ये निवारण की आकृति है। और ये जो व्यक्ति को दोष है उसका, जब तक व्यक्ति को दोष है, बीमारी है, राइट, उसे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आकृति बनेगी। और जब वो अवतल लेंस का उपयोग करेगा तो कुछ इस तरह से बनेगी, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, राइट ना। नेक्स्ट 53, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणधर्म बताना है। तो गुणधर्म, इन रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र में होते हैं। बोलो मालूम पड़ा, गुणधर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इन रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को बहुत पास पास होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटते नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र में होते हैं, ठीक है, राइट। बंद वक्र का मतलब है जैसे कि ये इस तरह से, इस तरह से बंद वक्र में होते हैं ना। ये ए था ना, बी, विद्युत शॉर्ट सर्किट कब होता है, ठीक है, जब लाइव वायर लाल रंग का होता है, ठीक है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कौन से रंग का होता है, काले रंग का। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो आवरण है ना, यानी उसके ऊपर का जो तार के ऊपर का प्लास्टिक का कवर है, अगर वो टूट जाए ना, और टूटने के बाद जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ना, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जैसे ही जुड़ेंगे ना, एक घटना घटेगी, शॉर्ट सर्किट घटना, वही है, ठीक है। ऐसे समय पर परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट घटता है ना, तो परिपथ, हमारे घरों में जो तार है ना, तार के अंदर जो प्रतिरोध है ना, शून्य हो जाएगा। अर्थात परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेज अचानक हो जाएगा। इस प्रकार घर में आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है।
तो इस प्रकार के शॉर्ट सर्किट से घर के साधनों को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं विद्यार्थी मित्रों। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा 53 का ए और बी होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। ये लास्ट हमारा है, ठीक है। लास्ट पूरा नाम, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बहुत आसान है, ए हो गया। बी, पारितंत्र में विघटकों की भूमिका बतानी, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, विघटक क्या है? यह एक प्रकार के सूक्ष्मजीव है। विघटक क्या होते हैं? एक प्रकार के सूक्ष्मजीव। यह मृत सड़े गले पदार्थों का विघटन करते हैं, अर्थात उनका खात्मा करते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। क्योंकि कोई पदार्थ मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ रहेगा तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन इनको ये साफ कर देते हैं, इनका डिकम्पोजिशन, विघटन कर देते हैं भैया, ठीक है। आगे देखते हैं। यह पर्यावरण के सफाई के देवता कहे जाते हैं। भाई पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन, जो जटिल है, जिनका विघटन नहीं हो रहा है, उनको भी ये विघटन कर देते हैं। इस प्रकार विघटक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 54 होता है कंप्लीट। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा विभाग नंबर डी, विज्ञान पेपर नंबर 1 2026 काला साइन। ओके, जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।